अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 है 12th क्लास बायोलॉजी का, न्यू बुक का थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन हमने ये कंप्लीट कर लिया बेटा। सारा लेक्चर मौजूद है और हर लेक्चर के एंड पे मैंने क्विज अपलोड किया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आपकी बुक से मैं आपको निशान लगाऊंगा सारे सवालों पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से लॉन्ग भी आना है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से कन्फर्म है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से और एमसीक्यूज में से आना। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये एमसीक्यूज भी आप कर लीजिए और इसके साथ मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं आपके लिए बड़े ज़बरदस्त। यहाँ पे आपको शो हो रहेंगे। तो बेटा मैंने टॉपिक वाइज जैसे जैसे मैं पढ़ाता गया हूँ टॉपिक, उस टॉपिक के एमसीक्यूज निकाल के आपको यहाँ पे देता गया हूँ। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज हैं। आप व्हाट्सएप नंबर मौजूद है मेरा चैनल पे, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये सारे एमसीक्यू सेंड कर दूंगा बेटा। आपके बोर्ड के लिए, आपके जो है एमडी कैट के लिए, और आपके बाद में जो भी एंट्री टेस्ट होंगे यूनिवर्सिटी में, बच्चे जिस डिसिप्लिन में भी जाएंगे इसके बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। तो ये इससे बाहर समझ लें कि इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं आना। चलें बेटा, अब आते हैं हम ये भी एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है विच टर्म कवर्स द रेस्ट ऑफ थ्री। कौन सी जो टर्म है वो तमाम जो तीन टर्म्स हैं दूसरी, उनको कवर करती है। ओस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, थर्मो रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस है। ये तीनों उसके प्रोसेस हैं, हमने पढ़ा था। ओस्मो रेगुलेशन पानी का रेगुलेट करना जिस्म में, थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर का, और एक्सक्रीशन बेकार मादों का निकालना। तो ये होम्योस्टेसिस में ये तीनों ही आ जाते हैं। उसके बाद बेटा दूसरा है मरीन फिशिस कंपनसेट फॉर वाटर लॉस बाय। तो जो मरीन फिशेज हैं, समुद्री मछलियां हैं, वो पानी को किस तरह कंपनसेट करती हैं। हमने कहा था कि इनके जिस्म से पानी है वो निकलता रहता है। ठीक है, निकल के समंदर में जाता है, क्योंकि समंदर में ज्यादा नमकियात होते हैं तो वहां जाता है। तो ये क्या करेंगी फिर, ड्रिंकिंग सी वाटर। तो ये समुद्री पानी है जो ये पिएंगी। प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन, ये वाली जो खसूसियत है ये मरीन फिशेज की नहीं है बेटा, ये फ्रेश वाटर फिशेज की है। ठीक है, तो ये आपने इसका, ये दूसरा है बी। उसके बाद है हाउ डू फ्रेश वाटर फिश प्राइमरीली गेन वाटर। जो पानी में जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं, ये वाले लफ्ज़ों पे गौर करें, वो किस तरह पानी हासिल करती हैं। तो बेटा हमने कहा था कि पानी के जिस्म में ऑस्मोसिस के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इनके गिल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं, और जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो वो प्रोसेस ऑस्मोसिस का होता है। इसका सी है। उसके बाद है बेटा चौथा, व्हाट इज द प्राइमरी हीट सोर्स फॉर एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स के लिए जो एंडो का मतलब होता है इनसाइड्स, थर्म्स मतलब टेम्परेचर, तो इनसाइड मतलब इंटरनल मेटाबॉलिज्म। तो ये अपना इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, ये खुद जो है इसको करते हैं। तो इसके लिए ये जो इनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती, सर्दी में भी हमारा टेम्परेचर 37 रहता है। इनको वार्म रॉक की जरूरत नहीं होती, कन्वेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है बेटा 5, व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर फॉर ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन। इंसान के थर्मोरेगुलेशन का कंट्रोल सेंटर कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, दिमाग में होता है। तो ये हमारी थर्मोरेगुलेशन कराता है, गर्मी या सर्दी हो। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन में होता है। ये यहाँ पे हमने इसको डिटेल से लेक्चर में पढ़ा है, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो ये होमोस्टेसिस करवाता है टेम्परेचर की। अच्छा जी, छठा है विच वेस्ट प्रोडक्ट रिक्वायर्स द मोस्ट वाटर फॉर एक्सक्रीशन। तो 500 ml वाटर चाहिए होता है अमोनिया को। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है जिस्म से निकलने के लिए। यूरिया को चाहिए होता है तकरीबन 50 ml वाटर चाहिए होता है। ठीक है, अमोनिया को 500 ml, इसको 50 ml, 1 ग्राम निकालने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को। और जो यूरिक एसिड होता है इसको सबसे कम पानी चाहिए होता है, इसको सिर्फ 1 ml चाहिए होता है पानी। ठीक है, तो ये है बेटा। फिर अमोनिया को सबसे ज़्यादा चाहिए, तो ए आ जाएगा। विच नाइट्रो, ये इंपॉर्टेंट है सारे, मैं जितने भी बोल रहे हैं ना ये सारे याद कर लें। विच नाइट्रोजिनस वेस्ट इज द लीस्ट टॉक्सिक एंड वाटर इनसॉल्युबल। कौन सा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो सबसे कम जहरीला है और पानी में भी हल पजीर नहीं है। तो आपको पता है कि यूरिक एसिड है, इसको निकालने के लिए पानी भी बहुत कम चाहिए होता है, तो पानी में भी इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है, और सबसे कम जहरीला। उसके बाद है बेटा इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया टेक्स प्लेस। यानी कि हमारे जिस्म का कौन सा आर्गन है जिसमें अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो हमारे जिस्म में ये काम जिगर करता है। ठीक है, तो ये काम है जी जिगर का। तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए जनाब। अब हम आते हैं शॉर्ट्स की तरफ।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहला है डिफाइन ओस्मो रेगुलेटर्स एंड ओस्मो कन्फॉर्मर्स। बच्चे ये बायोलॉजी पिछली बुक्स के ही बहुत सारे सवालात हैं, ठीक है, सिलेबस को ज़्यादातर शफल ही किया गया है, तो ये बोर्ड वाले का फेवरेट सवाल है, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया है, ठीक है। तो ओस्मो रेगुलेटर्स और ओस्मो कन्फॉर्मर्स में क्या फ़र्क है? तो बेटा पेज नंबर 4 पे आएंगे आप, ये ओस्मो कन्फॉर्मर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ओस्मो कन्फॉर्मर्स की डेफिनेशन आपने यहाँ से लिखनी है। ओस्मो कन्फॉर्मर्स आर द एनिमल्स विच अलाउ द ओस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड्स टू मैच देयर एनवायरनमेंट। तो वो है जिनकी जो ओस्मोटिक कंसंट्रेशन है, जो पानी का जो उनका तवाज़न है, उनकी एनवायरनमेंट के साथ मिलता है। जिस माहौल में रहते हैं वही इनके बॉडी का जो इन्वायरमेंट का ओस्मोटिक कंसंट्रेशन है, वही इनके जिस्म की ओस्मोटिक जो है कंसंट्रेशन है। सो दे कैन नॉट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन देयर बॉडीज। तो ये यहाँ तक आपने इसका जवाब लिखना है कि अपने जिस्म में जो है ये मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी मिसाल आपने उसके बाद देनी है। तो एग्जांपल्स ऑफ ओस्मो कन्फॉर्मर्स इंक्लूड ऑल मरीन इनवर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स एंड सम मरीन वर्टिब्रेट्स लाइक हैगफिशेस, शार्क एंड रेस। तो ये मिसालें देनी है आपने। ये ओस्मो कन्फॉर्मर हो गए। उसके बाद कुछ ऐसे हैं बेटा ओस्मो रेगुलेटर्स, जो कि अपने जिस्म में फ्लूइड की कंसंट्रेशन है पानी की, उसको बरकरार रख सकते हैं, चाहे इन्वायरमेंट की जो मर्जी हो। इन्वायरमेंट का बॉडी जो फ्लूइड है वो जो मर्जी हो, उस कंसंट्रेशन इनकी सेम रहती है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो का मतलब होता है वाटर। तो यहां से डेफिनेशन लिखेंगे, द एनिमल दैट कैन रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन देयर बॉडी फ्लूइड्स आर ओस्मो रेगुलेटर्स। दे कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंसंट्रेशन डिस्पाइट द चेंजिंग कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट। तो यहां तक आपने इसका लिखना है, ठीक है। और इसकी मिसालें बेटा आपने देनी है यहां से। मोस्ट वर्टिब्रेट्स इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स आर ओस्मो रेगुलेटर्स। तो ये है आपका ओस्मो रेगुलेटर और ओस्मो कन्फॉर्मर का फर्क। ओके बेटा, दूसरा सवाल है डिफाइन थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स नीड्स। देखे बेटे बोर्ड में सवाल आते हैं ना, वो थोड़े से कंसेप्चुअल आते हैं। उसने अकेली डेफिनेशन नहीं पूछी थर्मोरेगुलेशन की, उसने पूछा है इसकी जरूरियात बताएं, इसकी अहमियत बताएं, क्यों जरूरत पेश आती है। तो ये भी आपने लिखनी है। तो बेटा पेज नंबर 7 पे आएंगे आप, यहां से आप डेफिनेशन लिखेंगे कि थर्मोरेगुलेशन इज दी होम्योस्टेटिक प्रोसेस। ये होम्योस्टेसिस का ही प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, रेगुलेट मतलब मेंटेन करना। तो जिसमें जानदार अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं विद इन अ टॉलरेबल रेंज, काबिल बर्दाश्त हद तक, रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि एक्सटर्नल बैरूनी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जितना मर्जी हो जाए, उनका जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो बरकरार रहना है। जैसे हमारा है, बाहर जितना मर्जी हो जाए हमारा 37 रहता है। तो इसकी डेफिनेशन है, आगे इसकी नीड है, ये यहाँ से आपने लिखनी है। ये यहाँ तक इसका बेटा पैराग्राफ है, इसमें से शॉर्ट आएगा तो आपने 1-2 पॉइंट लिखने हैं, जोन से मर्जी लिख दीजिएगा। तो थर्मोरेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। We know that enzymes have optimal temperature at which they function most efficiently। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिसमें वो एफिशिएंटली वर्क करता है, ठीक है। तो इफ टेम्परेचर फॉल्स बिलो द ऑप्टिमल, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमल टेम्परेचर से नीचे हो जाए तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कलेयन है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिनके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, एंड मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप, और मेटाबॉलिज्म कम हो सकता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए ऑप्टिमल रेंज से, एंजाइम बिगिन टू डीनेचर, एंजाइम जो है वो डीनेचर होता है, एंड लूज देयर फंक्शन परमानेंटली। सिमिलरली द लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन इज टेम्परेली सेंसिटिव, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर सेल मेम्ब्रेन कैन लूज देयर सिलेक्टिव परमेबिलिटी। तो मेम्ब्रेन है वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो जाए तो उसकी जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है, जो कुछ मादों को जाने देती है सेल के अंदर, कुछ को नहीं जाने देती, ठीक है, तो वो भी खराब हो सकती है। लो टेम्परेचर कैन मेक मेम्ब्रेन रिजिड एंड ब्रिटल। तो लो टेम्परेचर से मेम्ब्रेन है वो सख्त हो सकती है। तो बेटा ये आपने जो है इसके 1-2 पॉइंट आपने अगर शॉर्ट आएगा तो लिख दीजिएगा, एक एंजाइम के लिख दीजिएगा सेंसिटिविटी का और एक मेम्ब्रेन की सेंसिटिविटी। उसके बाद है स्टूडेंट्स तीसरा सवाल, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू थर्मोरेगुलेट। यानी कि थर्मोरेगुलेट करने की एबिलिटी की बुनियाद पर जानदारों की कौन सी 2 इकसाम है, तो ये हम देखते हैं। तो बेटा पेज नंबर 8 पे आएंगे आप, ये है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द एबिलिटी ऑफ थर्मोरेगुलेशन। तो एक पैकिलोथर्म्स हैं, एक होम्योथर्म्स हैं।
कोई किलो का मतलब होता है वेरी करना, बदलना। थर्म मतलब टेम्परेचर, यानी कि जिनका टेम्परेचर बदलता रहता है ना। इसकी तारीफ आपने ये लिखनी है, पर किलो थर्म एनिमल दैट आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर सकते विद इन नैरो लिमिट्स, ठीक है। तो ये क्या है, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज कंसिडरेबली, यूजली मैचिंग द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वही इनके जिस्म का होगा, ठीक है। इसलिए हम इनको पैकिलोथर्म कहते हैं। दूसरी किस्म है होम्योथर्म्स। होम्यो का मतलब होता है एक जैसा, और थर्म मतलब टेम्परेचर, यानी कि ऐसे एनिमल जिनका टेम्परेचर बाहर की इन्वायरमेंट जितना मर्जी कम या ज्यादा हो जाए उनका एक जैसा रहना है, तो उसको हम होम्योथर्म बोलते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे, दीज एनिमल मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन, यानी कि फ्लक्चुएशन मतलब तब्दीली, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में जितनी मर्जी तब्दीली आए, दे यूज थर्मोस्टेट्स हाइपोथैलेमस इन द बॉडी टू ट्रिगर कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इनका जो थैलम हाइपोथैलेमस होता है वहां पे थर्मोस्टेट लगा होता है दिमाग में, वो क्या करता है, कूलिंग और हीटिंग रिस्पॉन्स को जो है वो मैनेज करता है। तो ये आप इसका जवाब लिखेंगे। उसके बाद है बेटा डिफरेंस वाले सवाल आ गए, डिफरेंशिएट बिटवीन। बेटा ये ना डिफरेंस वाले सवाल है, एक दो मिलाकर लॉन्ग बनाकर भी दे देता है, ठीक है ना। तो ये इसमें इसी तरह आने हैं, तीन चार तो टॉपिक है। अब ये देखें 10वें पेज पे आपका जो है चैप्टर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पीछे 7-8 पेजेस हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये आना है आपको, इसमें से लॉन्ग आना है। तो ओस्मो रेगुलेटर और ओस्मो कन्फॉर्मर्स में क्या फर्क है बेटा, ये सबसे पहला सवाल हम वही करके आए हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 4 पे मैंने आगे आपको बताया है कि कहाँ तक लिखना है इसकी डेफिनेशन, और ये वाली आपने मिसालें लिखनी है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, और ये इसकी मिसालें हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। यही है बस। उसके बाद बेटा दूसरा है एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो बेटा पेज नंबर 7 पे आएंगे आप, ये यहाँ पे टॉपिक है टाइप्स। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। तो हीट सोर्स की बुनियाद पर इनकी क्या एग्जाम है बेटा, एक्टोथर्म्स हैं और एंडोथर्म्स हैं। एक्टो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड, थर्म मतलब हीट, यानी कि जो अपने जिस्म की हीट बाहर से लेते हैं ना, वो एक्टोथर्म्स हैं। और एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्म मतलब हीट या टेम्परेचर। तो जो अपने जिस्म की हीट खुद अंदरूनी तौर पर पैदा कर लेते हैं ना, उन्हें हम एंडोथर्म बोलते हैं। तो वो आपको समझ लग गया होगा। तो यहां से आपने लिखना है इसकी डेफिनेशन, एक्टोथर्म्स आर एनिमल दैट गेन मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। their internal temperature generally fluctuates with the temperature of their surrounding, यानी कि जिस तरह सराउंडिंग का टेम्परेचर बदलता जाएगा इनके जिस्म का भी क्या है, बदलता जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे आपने मिसाल दे देनी है बेटा, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स आर एक्टोथर्म्स, ठीक है। तो ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स हैं वो एक्टोथर्म्स हैं, और वर्टिब्रेट्स में जो है फिशेज हैं, एम्फीबियन हैं और रेप्टाइल हैं, वो एक्टोथर्म है। तो यहाँ तक आपने इसका लिखना है मिसाल समेत। और एंडोथर्म की तारीफ आप यहाँ से लिखेंगे, एंडोथर्म जनरेट द मेजोरिटी ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू इंटरनल मेटाबॉलिज्म। तो ये अपना इंटरनल मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। जैसे इंसान है, इनका अपना मेटाबॉलिज्म है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है टेम्परेचर को दिमाग में। दे मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर हर जगह एक ही रहता है 37, ऑफन हायर देन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक तारीफ लिखनी है। आगे एग्जांपल की हेडिंग देके लिखना है, बर्ड्स एंड मैमल्स आर एंडोथर्म्स, ओके, बस यहाँ तक। तो ये आपने इनके बारे में, बेटा लॉन्ग भी आ जाए ना अगर ये सवाल, तो इतना इतना लिख देंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है बेटा सवाल वेजोडाइलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। बेटा यहाँ पे आएंगे आप पेज नंबर 8 पे। तो ये है वेजो कंस्ट्रिक्शन, सॉरी वेजोडाइलेशन। सबसे पहले तो व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव 37 वेजोडाइलेशन अकर। वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल, और डायलेशन मतलब है खुल जाना, ठीक है, वसी हो जाना। तो जो टेम्परेचर जब हमारा बढ़ता है तो वेजोडाइलेशन का प्रोसेस होता है। और ये है बेटा वेजो कंस्ट्रिक्शन, व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो 37, जब 37 से नीचे जाता है हाइपोथर्मिया होता है। तो द रिस्पॉन्सेज में बी इंक्लूड वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, शिवरिंग एंड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन reduces blood flow for the skin and so there is less loss of heat from the blood। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है कि जो खून जिल्द की तरफ जो खून का बहाव है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हीट है वो ज़ाया नहीं होती। तो जिसकी वजह से हीट ज़ाया नहीं होती और हमें जो है वो हीट अंदरूनी तौर पर मिलती रहती है, ठीक है। और वेजोडाइलेशन में क्या होता है, जब हम ओवर हीट होते हैं, जब हमारे जिस्म में गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होता है, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज
which lie just beneath the epidermis of the skin, so there is more flow of blood in these capillaries to move more heat from blood। तो इसकी वजह से जब वैसोडाइलेशन होती है तो ये स्किन की तरफ जो बहाव है वो बढ़ जाता है खून का बैरूनी हिस्सों की तरफ जिस्म के, जिससे जो है हीट हमारे जिस्म से निकलती है बाहर ताकि हमारा टेम्परेचर कम किया जा सके। ठीक है, तो ये है वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन। उसके बाद है बेटा होम्योथर्म्स में और पैकिलोथर्म में फर्क बयान करें। ये बिल्कुल वही सवाल का जवाब आपने लिख देना है। ये जो मैंने बताया था सवाल नंबर 3, ये इसी तरह दो तरीकों से आ सकता है। सवाल नंबर 3 की तरह पूछ सकता है और इस तरह पूछ सकता है कि होम्योथर्म्स और पैकिलोथर्म्स में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल इसी तरह लिख देना है। ये देखें बेटा, मैंने आगे आपको ये पैकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स यहाँ करवाए ना, यहाँ तक और ये यहाँ तक, तो ये आपने इस तरह लिख देना। सफा नंबर 8 पे है इसका जवाब। उसके बाद है बेटा एमोनियोटैलिक एंड यूरियोटैलिक और यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। तो ये बेसिकली 3 हैं, ये यूरियोटैलिक और ये भी यूरियोटैलिक है। ये तो एक ही सवाल रिपीट हो रहा है। और एमोनियोटैलिक वो जानदार हैं जो अमोनिया खारिज करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरियोटैलिक वो हैं जो यूरिया खारिज करते हैं, ये यूरिया से यूरियो है। और यूरिको वो हैं जो यूरिक एसिड खारिज करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको तीनों का एक ही डेफिनेशन में बता देता हूँ। तो बेटा यहाँ आएंगे आप पेज नंबर 6 पे, तो ये यहाँ पे है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। तो अमोनिया अमोनोटैलिक कौन से हैं? एनिमल्स, यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट आर कॉल्ड अमोनोटैलिक। और फिर आप डेफिनेशन की करेंगे और इसका जो है बेटा मिसाल भी देंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है मोस्ट फिशेस, प्रोटोजोन्स, स्पंजिस एंड सिलेंट्रेट्स। ठीक है, तो ये और फ्रेश वाटर एनिमल्स की लिख के यहाँ से आपने यहाँ तक इसकी बेटा क्या है, इसकी मिसालें देनी है। मिसाल के बगैर नंबर नहीं देता बोर्ड वाला। उसके बाद बेटा ये हमारा हो गया अमोनोटैलिक। ठीक है, उसके बाद है यूरियोटैलिक। तो द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया एज देयर मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूरियोटैलिक। तो जो यूरिया खारिज करते हैं बेटा वो क्या है? यूरियोटैलिक है। तो बेटा इसकी भी आप मिसाल देंगे, तो आप लिखेंगे एक एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे मार्कर से और लिखेंगे आल्ट एज दी टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो खुश्की के जानदार हैं वो यूरिया खारिज करते हैं। ठीक है, तो आपने बस इतना लिख देना है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उसके बाद है बेटा यूरिकोटैलिक्स। तो यहाँ से लिखेंगे द एनिमल्स, ठीक है, विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक्स। तो इसकी मिसाल देंगे एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, डेजर्ट एनिमल्स, बर्ड्स एंड मोस्ट रेप्टाइल्स। तो यहाँ तक आप इसकी फॉर एग्जाम्पल लिख के आगे ये लिख दीजिएगा इंसेक्ट, डेजर्ट एनिमल, बर्ड्स एंड मोस्ट रेप्टाइल्स। चलें बच्चे, यहाँ पे हमारा जो है ये एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा और इनक्रीज के क्वेश्चन। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। बच्चे अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।